गुड मॉर्निंग। आज सभी को मेरी राम राम। कल हमने जो किया था वो था हमारा मेजरमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने सिर्फ 3 मेजरमेंट्स जो है हमने किए थे। हमने किया था एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कुल व्यय विधि से हम मांग की लोच को कैसे माप सकते हैं। दूसरा हमने किया था पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि बिंदु मांग की लोच से हम मांग की लोच को कैसे माप सकते हैं, जिसमें आपको मैंने पूरा डेरिवेशन करके दिखाया था, जिसमें बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जिसमें लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन हमें उसे प्रूव करना था। लोअर पोर्शन क्या है, नीचे का भाग, और अपर पोर्शन क्या है, हमारा ऊपर का भाग। कि वो पॉइंट जो हमें कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है प्राइस एंड डिमांड के, उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। कल मेरे ख्याल मैंने आपको ये नहीं बताया उसमें कि अगर हमारा लीनियर डिमांड कर्व है तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, और नॉन लीनियर डिमांड कर्व में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। जरा हम इसे भी एक छोटा सा पॉइंट लेकर के हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है और ये हमारा प्राइस है। दिस इज अवर डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है डी, राइट। ये एक लीनियर डिमांड कर्व है, एक रेखीय मांग वक्र है, जो एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। स्ट्रेट लाइन कर्व हमें क्या दिखाता है, जितना हमारे प्राइस में चेंज होगा उतना ही हमारी डिमांड में भी चेंज होगा, राइट। कि कितना हमारे प्राइस में चेंज हुआ और कितना हमारे डिमांड में चेंज हुआ, दोनों सेम रेशो से हमारे चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे। अब जब हम ऐसी बात करते हैं तो इसके सेंटर में जो पॉइंट होगा, कॉम्बिनेशन होगा, प्राइस OP होने पर क्वांटिटी OQ है। इस पॉइंट A पर, हमारा कॉम्बिनेशन A पर हम क्या देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होगी। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल 1 के बराबर होगी। जो सेंटर में है वहां पर 1 के बराबर होगी। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 के बराबर होगी। कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। और यहाँ पर इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, यानी क्या है, प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड हमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमने जब डिक्रीज की थी, आपको ध्यान होगा, हम डिक्रीज को ध्यान में रख करके हम करते हैं। एक ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व जो है हमें क्या दिखाता है, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी के बराबर होगी। आपने 3 तो निकाल दिए, एक्सट्रीम केसेस हैं इंफिनिटी एंड 0, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, ना ही इसके हम उधर जा सकते हैं। इसके बीच में जितने भी हमारी डिग्रीज हैं वो सब नॉर्मल कंडीशंस में आती हैं। ये हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हमने डिक्रीज की थी, हमने सारा का सारा ये डिस्कस किया था। अब 0 से 1 से 0 आ रहा है, कम हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो आपने क्या देखा, 0 से कम हुआ, इक्वल 1, ग्रेटर देन 1 और इंफिनिटी बढ़ता चला जा रहा है। ये 5 डिग्रीज एक लीनियर डिमांड कर्व में हमें शो करके दिखानी होगी। लेकिन अगर हमारा कर्व जो है वो नॉन लीनियर कर्व है, नॉन लीनियर कर्व किसे कहते हैं, आरेखीय वक्र। आरेखीय मतलब क्या है, दिस इज अवर नॉन लीनियर कर्व। ये डिमांड कर्व, यहाँ प्राइस है और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है, ये नॉन लीनियर कर्व है। अब नॉन लीनियर कर्व में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी, नॉन लीनियर कर्व में हमेशा ध्यान रखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस आरेखीय वक्र पर, इस नॉन लीनियर कर्व पर एक टेंजेंट हम प्लॉट करेंगे। ये टेंजेंट, जहां पर भी ये टेंजेंट होगा वहां पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होगी। किससे मेजर करेंगे हम, टेंजेंट के थ्रू। टेंजेंट क्या है, एक स्पर्श रेखा जो हमारी डिमांड कर्व को टच करती हुई जा रही है, उसी को हम टेंजेंट कहते हैं। और इस टेंजेंट पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इक्वल 1 के बराबर होगी। इज इट क्लियर। अब गर्ल्स क्वेश्चन उठता है कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम किसे कहते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या मतलब है, जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बनाते हैं, अब ये देखेंगे, एक ये रेक्टेंगल बन गया, O A B C,
एक ये रेक्टेंगल बन गया। एक कॉम्बिनेशन से हमने क्या देखा, रेक्टेंगल ए ओ ए बी सी, एक रेक्टेंगल बन गया। अब अगर कॉम्बिनेशन हमारा बदल जाता है, क्या कॉम्बिनेशन हो जाता है, प्राइस हमारा कम होकर A1 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ करके C1 हो गई, बाकी हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन B1 हो गया। आप क्या देख रहे हैं, एक नया रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, नया रेक्टेंगल बन गया। वो नया रेक्टेंगल क्या है, ये हमारा नया रेक्टेंगल है, दैट इज रेक्टेंगल O A1 B1 एंड C1। ये जितने भी रेक्टेंगल्स इसमें बनेंगे, इस फिगर पर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे, वो सबका एरिया बराबर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OA1B1 C1, राइट। अगर एक और थर्ड हम फॉर्म कर देते हैं तो उसका भी एरिया बराबर होगा। इसी को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उन सभी का एरिया एक बराबर होगा, उन सभी का एरिया एक बराबर होगा। बहुत इसे हमें एग्जांपल दे करके बहुत ज्यादा शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको समझना है कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। अब उसके बाद जो हमारा ये तो था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें आपने अलग अलग तरीके से, यानी अगर लीनियर डिमांड कर्व है तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, या फिर नॉन लीनियर डिमांड कर्व है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ये आपने शो करके दिखा दिया। अब गर्ल्स यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट, वो हमारा यानी मेजरमेंट, दैट इज रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेवेन्यू कल मेरे ख्याल हमने थोड़ा सा किया था, उसके बाद एब्रप्ट एकदम हमारा बंद हो गया था यहाँ वीडियो, तो जरा हम इसे स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू क्या है, एक प्रोड्यूसर अपने सामान को बेच करके कितना पैसा कमाता है, कितना पैसा उसको मिलता है, दैट इज रेवेन्यू। एक एग्जांपल लेंगे, एक व्यक्ति ने 10 पेन का प्रोडक्शन किया और एक पेन की कीमत 2 रुपए है, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज। 10 पेन 2 रुपए के हिसाब से उसने मार्केट में सेल किया, उसका टोटल रेवेन्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 20 रुपी, राइट। रेवेन्यू क्या है सभी को समझ आया, जो प्रोड्यूसर को, अब रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस समझ सकते हैं। इनकम क्या है, जो भी हम खर्च करते हैं, जो भी हम अर्न करते हैं अपने काम के बदले में, जो भी हमें मिलता है, दैट इज अवर इनकम। हाँ, जो भी काम करके या बिजनेस करके या कुछ मजदूरी करके जो भी हमें मिलेगा, मैं कहीं काम करती हूँ उसके बदले में मुझे 2000 रुपए मिलते हैं, तो वो मेरी इनकम है, 2000 मेरी इनकम है। लेकिन रेवेन्यू क्या है, एक प्रोड्यूसर जो अपने सामान को बेचने के बाद जो भी उसे मिलता है उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल बिल्कुल सिंपल है। अब रेवेन्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर हमें इसे बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम रेवेन्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू मेथड है तो रेवेन्यू का यू शुड नो अबाउट इट, कि आपको पता होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अभी मैंने बताया 2 रुपए का एक पेन है, 10 पेन आपने सेल किए, टोटल रेवेन्यू आपका कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। 2 रुपए का एक पेन था और 10 पेन प्रोड्यूसर ने सेल किए, उसका रेवेन्यू कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 20 रुपी, राइट। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? एवरेज क्या है, जो भी टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। आपका टोटल रेवेन्यू क्या है, दैट इज 20, क्वांटिटी कितनी है, 10, एवरेज कितनी निकली, 2 रुपए, एवरेज इज 2 रुपी, कि एक पेन 2 रुपए का। अब मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए उसने एक पेन 2 रुपए का बेचा, एक पेन 5 रुपए का बेचा, एक पेन, अब डिमांड पर डिपेंड करता है ना, अगर ज्यादा किसी की डिमांड दिखाई दे रही है तो हो सकता है 2 की जगह 3 रुपए में सेल कर दे, राइट। तो उसने टोटल पेन कितने के बेचे, सपोज कर लीजिए उसने 50 रुपए के सेल किए, कितने, 10 पेन। टोटल जो है उसकी इनकम, टोटल रेवेन्यू 50 रुपए है, तो उसका एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, यानी एक पेन ऑन एन एवरेज उसने 5 रुपए का सेल किया, क्योंकि 50 रुपए उसे मिले। अब यहाँ पर अगर 20 टोटल रेवेन्यू है तो हमारा जो है एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होगा, 2 रुपीज के बराबर होगा।
औसत आय कितनी है? 2 रुपए। What about marginal revenue? Marginal means change, परिवर्तन। एक एडिशनल यूनिट लगाने पर कितना चेंज आया? एक एडिशनल यूनिट लगाने पर कितना चेंज आया? अब क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अब जरा देखेंगे, अगर सपोज कर लीजिए आपने 10 पेन जो है वो 20 रुपए के सेल किए। अभी हमारा एग्जांपल जो ये था, 10 पेन थे और 20 रुपए टोटल रेवेन्यू था, राइट? अगर मैं कहती हूँ 11 पेन अगर हमारे पास सेल करते हैं, अगर मैं 11th पेन भी सेल करूंगी तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ करके 21 रुपये हो जाता है, ठीक है? 25 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 11th पेन मैंने कितने का भी बेचा, जो एक पेन लास्ट में बेचा है हो सकता है वो बहुत ज्यादा रेट में भी मैंने बेच दिया। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी? कितना चेंज हुआ? 1 रुपये का, 1 क्वांटिटी का चेंज हुआ, एक पेन मैंने बढ़ाया। और रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ? 1 रुपये का चेंज हुआ, 1 रुपये का परिवर्तन हुआ। अब व्हाट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू? 1। व्हाट इज चेंज इन टोटल आउटपुट? 1। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आया। रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? आप 10 के बाद 11 पेन 11th पेन बेचते हो, अगर वो 20 की जगह पहले 10 पेन तो 20 रुपए में आपने बेचे, लेकिन जब 11th पेन आप बेचने के लिए गए तो आपने 25 रुपए में सेल किए। तो जो दोनों का डिफरेंस है उसी को हम क्या कहेंगे? टोटल मार्जिनल रेवेन्यू। इज इट ओके? अब यहाँ पर जब मार्जिनल रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, तो मेरे ख्याल में सभी को ये तीनों क्लियर हो गए, लेकिन हमें इन सभी को नहीं देखना है। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी, रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसमें हम सिंपल फॉर्मूला लिख करके और उसे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। क्या फॉर्मूला है? AR अपॉन AR माइनस MR, राइट? ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसे डिराइव करना है, जैसे आपने वहां लोअर क्वेश्चन डिवाइडेड बाय अपर क्वेश्चन किया था, सेम यहाँ पर भी आप जो है इसका करेंगे, कैसे करेंगे? जिसमें हम जो है ये बताएंगे कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारा क्या होगा। अब इसे प्रूव करने के लिए हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स के बारे में बात करेंगे। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, राइट? क्वांटिटी डिमांडेड और हमारा प्राइस की जगह हम क्या ले लेंगे? रेवेन्यू। अच्छा, यहाँ हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो हम आउटपुट एंड रेवेन्यू की बात करेंगे। आउटपुट यहाँ पर लेंगे और रेवेन्यू हम यहाँ पर लेंगे, राइट? हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, आउटपुट एंड रेवेन्यू बंद कर जाना गौरव। आउटपुट एंड रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू अगर फॉल करता है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा उससे ज्यादा फॉल करेगा। अब अगर हम एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का हम रिलेशनशिप की बात करें तो उसे भी जरा एक बार समझ लेंगे। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, अगर एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो मार्जिनल रेवेन्यू उससे ज्यादा इंक्रीज करेगा। सिंपल, AR बढ़ेगा, MR उससे ज्यादा बढ़ेगा। AR अगर फॉल करेगा तो MR उससे ज्यादा फॉल करेगा। AR अगर हमारा मैक्सिमम होगा, जहां पर मैक्सिमम होगा वहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू से कट करेगा। बहुत सिंपल, समझ में आ रहा है? हाँ, जहां पर AR मैक्सिमम होगा वहां पर MR उसे कट करेगा। जब अगर हम रेवेन्यू का हम चैप्टर करेंगे तो हम उसमें ये सारी रिलेशनशिप्स को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा हम यहाँ पर देखेंगे, एवरेज रेवेन्यू अगर फॉल करता है तो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा फॉल करेगा। एवरेज रेवेन्यू कैन बी जीरो और नेगेटिव, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी जीरो और नेगेटिव। ये जीरो और नेगेटिव हो सकता है, एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। अब जरा हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, यानी हम प्रूव करेंगे, डिराइव करके दिखाएंगे कि हम कैसे इसे करेंगे। अब बस यहाँ पर हम एक ये कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, OR, ठीक है? यहाँ पर A, B, C और D, यहाँ पर P, कहीं पर भी कुछ भी देंगे, जो आपको नाम देना है कहीं पर भी दे, और जितनी बार फिगर प्लॉट करें उतनी बार अलग अलग नाम देने की कोशिश करें। एक ही नाम से आप बिल्कुल भी ना करेंगे, यानी A, B, C जहां पर लिखते जा रहे हैं वहीं पर सेम लिखेंगे। नो नो, आप हर
अलग अलग इनके नेमिंग करके सारे पॉइंट्स को तब इसे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। अब जरा हम इस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे प्रूव करने के लिए हम परसेंटेज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखेंगे। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। याद करेंगे, लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। अब पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर यहाँ पर हमने दे दिया, अच्छा यहाँ पर हम बी डी दे देते हैं, राइट? यहाँ पर ए है। अब जरा देखेंगे पॉइंट डी पर हमारा लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। इस पॉइंट डी पर क्या होगा? लोअर पोर्शन क्या है? ए डी अपॉन अपर पोर्शन क्या है? डीपी, राइट? डीपी। दोनों हमने ले लिए लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। ये हमारा क्या निकल आया? पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इस पॉइंट डी पर लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन, ये हमारा यानी एडी अपॉन डीपी, राइट? अब इन्हें प्रूव करने के लिए जैसे हमने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था आपको, और उसमें आपने कहा था कि हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। पहले हमने प्रूव किया तो उसमें साइड्स को हमने बराबर ले लिया, दूसरी बार हमने प्रूव किया तो उसमें हमने रेशियोज को बराबर मान लिया था, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में दोनों ही बातें हो सकती हैं, आपके साइड्स भी बराबर हो सकती हैं और उसकी रेशियोज भी बराबर हो सकती हैं, राइट? अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ए डी एंड डी पी। अब ए डी एम ए डी एस इज सिमिलर टू डी आर पी। ये इसी से ट्रायंगल बनाएंगे ए डी एस। ट्रायंगल ए डी एस इज सिमिलर टू डी पी आर। ट्रायंगल डी पी आर। इज इट ओके? क्या मैंने बोला है? ए डी एस इज सिमिलर टू डी पी आर। इस डी पी से एक ट्रायंगल बना लिया और ए डी से हमने एक ट्रायंगल बना लिया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी सारी साइड्स भी बराबर है, हम मान सकते हैं। अगर साइड्स बराबर हैं तो ये एडी जो है, एडी इज आल्सो इक्वल टू डीएस, राइट? AD is also equal to ADS क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? AD is equal to DS. What about DP? DP is equal to PR. DP is equal to PR. DP is equal to PR. अब इनको हम इस वे में वैल्यूज को पुट कर देंगे, यानी AD अपॉन DP is equal to DS अपॉन PR. Is it okay? क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज पीआर? डीएस तो आपको पता चल गया, ये डीएस है। व्हाट अबाउट पीआर? पीआर इज आल्सो, अब फिर दो ट्रायंगल्स को हम दोबारा सिमिलर प्रूव करेंगे। एक ये ट्रायंगल हो गया छोटा और एक ये छोटा ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल्स को फिर से हम सिमिलर प्रूव करेंगे। ट्रायंगल पीआरसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीबी। एक पीआरसी is similar to DCB, right? दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनकी साइड्स बराबर होंगी, तो ये PR जो है हमारा किसके इक्वल होगा? इज आल्सो इक्वल टू DB, राइट? PR इज इक्वल टू DB। ये PR इस DB के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स, ये छोटे दोनों ट्रायंगल्स हमारे बराबर हैं, दोनों सिमिलर हैं, राइट? अब इस PR की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ DB, DS अपॉन DB। PR की जगह हम क्या लिख रहे हैं? DB। अब जरा हम ध्यान से देखेंगे, ये DB जो है किसके इक्वल है? इस पूरी लाइन में से अगर हम BS को माइनस कर देंगे तो हमारे पास DB आ जाएगा। जरा दोबारा से मैं एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगी। ये D है, ये B है और यहाँ पर S है, राइट? ध्यान से समझेंगे। DS में से, इस पूरी लाइन में से अगर मैं इस BS को डिडक्ट कर देती हूँ, मेरे पास क्या आ जाता है? DB, राइट? पूरी लाइन में से इतना पोर्शन हमने डिडक्ट कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? DB, राइट? अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं DS अपॉन, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, DS अपॉन व्हाट इज DB
माइनस BS। इस पूरी लाइन में से ये माइनस कर दिया, हमारे पास क्या निकल आया DB। अब गर्ल्स क्वेश्चन उठता है BS। अब व्हाट इज DS? DS क्या है? दिस इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू। व्हाट इज DS? DS is equal to average revenue upon average revenue minus what is BS? BS marginal revenue। DS क्या है? marginal revenue, hence proved। वो क्या प्रूव? हमें यही दिखाना था AR माइनस MR। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस फिगर में और इस डेरिवेशन में समझने की है वो क्या है? आपको इस लाइन को ट्रैक करना है, इस लाइन को लेकर आना है। ये लाइन जो DS है जब आ जाएगी तभी आपको एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू खुद ब खुद आपके सामने आएगा, राइट? दिस इज रेवेन्यू मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच को मापने का तरीका आगम विधि से यानी रेवेन्यू मेथड से हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल सभी को क्लियर हो गया होगा। आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। पहले ये AD अपॉन DB, इससे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और दूसरा ट्रायंगल जो है हम किससे बनाएंगे? ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स को लेकर के, क्योंकि हमें सिर्फ ये DS लाइन चाहिए। इस DS को निकालने के लिए हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब गर्ल्स ये तो था हमारा रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट हमारा जो है वो हमारा है परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ उसका डेरिवेशन हमें देखना है कि परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से डिराइव करेंगे। परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये हम पहले से डिराइव नहीं किया हमने, लेकिन हमने इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आप सभी को समझ आ गया होगा। व्हाट इज डेल्टा Q? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मींस Q1 माइनस Q। व्हाट इज Q? प्रेजेंट डिमांड। और ये Q क्या है? इनिशियल डिमांड, जो स्टार्टिंग में हमने मांग की थी, राइट? व्हाट इज डेल्टा P? दैट इज इक्वल टू P1 माइनस P। P1 प्रेजेंट प्राइस जो अभी कीमत है, और P क्या है? इनिशियल प्राइस जो हमारी पहले कीमत थी। अब जरा हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। Q1 माइनस Q अपॉन Q अपॉन P1 माइनस P अपॉन P, राइट? जरा ध्यान से समझते इनटू 100 यहाँ पर भी है और इनटू 100 हमारा यहाँ पर भी है, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो हमने 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। जरा हम इसको सॉल्व करेंगे। Q1 माइनस Q, राइट, अपॉन Q इनटू P अपॉन P1 माइनस P। रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो हमारा P अपॉन P1 माइनस P आ जाएगा। Now what happened? What is Q1 minus Q? That is delta Q upon Q into P upon delta P. This is your formula of measuring elasticity of demand through percentage elasticity of demand. क्या फॉर्मूला है? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, या फिर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। इज इट ओके? ये गर्ल्स हमारे 5 मेजरमेंट्स थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन फैक्टर्स को आपको बताना है। अब उन फैक्टर्स के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस केस में जो भी पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे उस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक का क्या मतलब है? बेलोचदार मतलब क्या है कि मांग में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। इनइलास्टिक, नो चेंज इन डिमांड। और इलास्टिक का क्या मतलब है? जब हमारी मांग में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब मैं एक दो एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप सारे पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हम सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बात करते हैं। अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो हम क्या कहेंगे? हमारी डिमांड जो है वो क्या होगी? इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, प्राइस बढ़ेगा तो मैं उस चीज को हटा दूंगी, मैं दूसरी चीज को खरीदना शुरू करूँ। लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं मार्केट में तो क्या मुझे वही खरीदना पड़ेगा? मेरी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी।
इनइलास्टिक का मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, और इलास्टिक का क्या मतलब है, हमारी डिमांड में चेंज हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई भी चीज है उसके बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे उपयोग आप करते हैं, तो क्या दिखाई देगा कि अगर हम बहुत सारे यूजेज हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि हमारी प्राइस के बढ़ने पर हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, अब दूध है, दूध से दही भी बन सकती है, खीर भी बन सकती है, हम दूध भी पी सकते हैं, चाय कॉफी कुछ भी बना सकते हैं। तो इस केस में हम अपनी डिमांड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब हम खीर नहीं खाएंगे क्योंकि प्राइस हमारे दूध के बहुत ज्यादा बढ़ गए, कम कर देंगे, कम डिमांड करेंगे। डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। लेकिन अगर किसी चीज का एक ही इस्तेमाल है तो क्या करेंगे? चाहे कीमत बढ़े चाहे कीमत कम हो, हम उसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? तो हमारी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। तो इसी तरह सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं, इसी तरह आपके इनकम के बारे में हम बात कर लें। अगर इनकम बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस चाहे कितना भी बढ़े कम हो। अगर नॉर्मल एवरेज इनकम है आपकी तो आप प्राइसेस के बढ़ने या कम होने पर आप डिमांड को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। हैबिट के केस में भी आप ले सकते हैं। हैबिट अगर पड़ जाती है, हमें किसी भी चीज की आदत पड़ जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे प्राइस बढ़े या कम हो, हमें तो खरीदना ही खरीदना है। हमारी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। अब ड्रंकर्ड है, चाहे शराब की कीमत कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, वो तो पीना ही है उसको। स्मोकर है, उसने स्मोक करना ही है, तो हमारी डिमांड इनइलास्टिक होगी। अगर हमें हैबिट नहीं होती है किसी चीज की तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसे हम सिर्फ शॉर्ट में करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है कि इनकम में प्रतिशत परिवर्तन होने पर हमारी मांग पर कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितना चेंज हमें देखने को। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। वहां प्राइस था, यहाँ पर हम इनकम के बारे में बात करेंगे। क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। वाई इनकम, राइट? वहां हमने प्राइस लिया था, ध्यान होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था? फिर से देखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इज इट ओके? यहाँ पर इनकम है और वहां पर हमने प्राइस ले लिया। ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और क्या रिलेशन है? अगर इनकम इंक्रीज करती है तो डिमांड भी हमारी इंक्रीज करेगी। नॉर्मल गुड्स के बारे में बात करेंगे, अगर तो इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मल गुड्स के बारे में, अगर नेसेसिटीज के बारे में हम बात करते हैं, नेसेसिटीज के बारे में क्या होगा? अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी बढ़े या कम हो, हमारी डिमांड में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो। अब नमक और चीनी हमें खानी है, इनकम मेरी बढ़ जाएगी तो ऐसा तो होगा नहीं मैं अपने सब्जी में 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच नमक डालना शुरू कर दूंगी, चाय में कॉफी में मैं 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच या 3 चम्मच खाना शुरू कर दूंगी, ऐसा नहीं होगा। हमारी इनकम बढ़े या कम हो, हमारी डिमांड में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। लग्जरीज के केस में, लग्जरीज के केस में क्या होगा? लग्जरीज के केस में अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हम अच्छी अच्छी चीजें, पहले मैं एक ढाबे में जाके खाना खाती थी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे हम होटल में जाने, पहले 2 स्टार गए, 3 स्टार गए, 5 स्टार होटल में जाकर हम खाना खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज कर गई। लेकिन अगर गिफ्ट गुड्स के बारे में बात करेंगे, गिफ्ट गुड्स में हम क्या देखेंगे? इनकम अगर बढ़ेगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो हम घटिया चीजें बंद कर देंगे लेना, हम बढ़िया चीजें लेना शुरू कर देंगे। अभी मेरा एग्जांपल था कि ढाबे में पहले हम जाकर खाते थे या किसी छोटे सी जगह पे हम जाकर खाना खाते थे, अब हम उसे छोड़ देंगे, अब हम किसी बढ़िया होटल रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं। तो ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करनी है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? जिसमें हम, मेरे ख्याल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक की प्राइस बढ़ने, एक वस्तु की प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कॉफी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ टी।
या इंक एंड पेन, राइट। यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा QC अपॉन डेल्टा PT इंटू PT अपॉन QC। फॉर्मूले में डिफरेंस देखें, यहाँ सब्स्टिट्यूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, टी एंड कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं किसी भी एक वस्तु के बारे में। यहाँ पर क्या है, अगर प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज करेगा, कीमत बढ़ जाएगी, तो हम कॉफी की डिमांड ऑफ कॉफी जो है हमारी बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि टी की प्राइस बढ़ी, मैं टी नहीं खरीदूंगी, मैं क्या करूंगी, कॉफी खरीदना शुरू कर दूंगी, राइट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स के केस में, सब्स्टिट्यूट्स मतलब प्रतिस्थापन वस्तुओं के केस में, जहां पर एक की जगह हम दूसरे को रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है गुड्स, जैसे आपका क्या है, कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, जो एक के बिना दूसरी अधूरी है। अगर प्राइस ऑफ कार इंक्रीज करता है तो डिमांड ऑफ पेट्रोल डिक्रीज कर जाएगी, कार की कीमत अगर बढ़ गई तो अब लोग कारें नहीं खरीदेंगे, तो पेट्रोल की भी मांग कम हो जाएगी, राइट। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप दिखाएगा और सब्स्टिट्यूट्स के केस में ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाएगा। मेरे ख्याल वेरी सिंपल चैप्टर था, जिसमें आपको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको इनके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिग्रीज और मेजरमेंट्स दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है, फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, यस ऑब्वियस। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको फॉर्मूला बताना है, और नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, लग्जरीज के केस में क्या होगा, गिवन गुड्स के केस में क्या होगा, नेसेसिटीज के केस में, वो सारे आपको रिलेशनशिप शो करके दिखाने हैं। इसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको फॉर्मूला लिखना होगा, और फॉर्मूले के साथ आपको सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या रिलेशन होगा वो हमें दिखाना होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्कोरिंग, लेकिन आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन डेरिवेशंस को बार बार ट्राई करें ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपका रॉन्ग हो जाता है तो आपका पूरा डेरिवेशन रॉन्ग होगा। आपको प्रूफ जो करके दिखाना है, फॉर्मूलाज को जो प्रूफ करके दिखाना है, उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू।